वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। फ्रेंड, एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, युग पुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर। मैं 2017 में एक बुक पढ़ रहा था। उस बुक को लिखा गया था राजेंद्र मोहन भटनागर सर के द्वारा। ये बुक है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, युग पुरुष अम्बेडकर। इनके राजेंद्र मोहन भटनागर सर इनके लाइफ पे लिखे हैं बुक को, और ये एक उपन्यास की तरह बुक है। आज 14 अप्रैल है और आज ही के दिन भीमराव अम्बेडकर सर का जन्म हुआ था। आइए भीमराव अम्बेडकर सर से लाइफ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं आपसे। हम क्यों आज भीमराव अम्बेडकर के बारे में बता रहे हैं, इसके पीछे भी हम आज बताएंगे आपको। आखिर भीमराव अम्बेडकर को एक महापुरुष क्यों कहा जाता है, एक सुपर मानव क्यों कहा जाता है, एक मानव नहीं एक महामानव थे। आखिर वो कौन सी क्वालिटी थी जिसके कारण भीमराव अम्बेडकर को पूरी भारत के लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं, हालांकि कुछ लोग उनसे नफरत भी करते हैं। आइए सारी चीज़ों को आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर, एक स्पष्ट बेसिक चीज़ से बताता हूँ। भीमराव अम्बेडकर, युग पुरुष अम्बेडकर, उस बुक एक नॉवेल की तरह है, काफ़ी मोटी बुक है, राजेंद्र मोहन भटनागर द्वारा लिखी गई बुक है। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, उस बुक का ही नाम है, शीर्षक है युग पुरुष डॉक्टर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। यह राजेंद्र मोहन भटनागर सर के द्वारा लिखी। 2017 में मैंने उस नोवेल को पढ़ा था। उसमें कुछ पार्ट हमें इतने अच्छे लगे, मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया था। और अम्बेडकर सर की वो एक अंडरलाइन ही पार्ट नहीं है, अम्बेडकर सर का दुख है, अम्बेडकर सर की वो व्यथा है जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अम्बेडकर सर क्या सोचते थे, उनके थॉट्स, उनके थ्योरी क्या थे। आइए बात करते हैं। बेसिक चीज़ें, 14 अप्रैल 1891 में अम्बेडकर सर का जन्म होता है और 6 दिसंबर 1956 में उनका डेथ हो जाता है। उनके पापा जी का नाम रामजी था, मम्मी का नाम भीमाबाई। वाइफ, दो उनकी शादियाँ हुई थी। पहली वाइफ थी रामाबाई, 1935 में बीमारी की वजह से वो मर गई थी, देहांत हो गया था। दूसरी वाइफ थी सविता, 1948 में इनका सेकंड मैरिज हुआ था और 2003 में वो भी मर चुकी थी। ये था भीमराव अम्बेडकर सर से बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताया। भीमराव अम्बेडकर की लाइफ यहीं से स्टार्ट होती है। भीमराव अम्बेडकर सर एक महार के घर में जन्म लेते हैं, एक एससी कैटेगरी के घर में जन्म लेते हैं, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के घर में। हालांकि इनके पापा एक सूबेदार होते हैं, काफ़ी बड़े ओहदे पे होते हैं, तो इनके पिताजी का बहुत रिस्पेक्ट होता है। लेकिन जैसे लोग इनके पिता का कास्ट जानते हैं, एक महार फैमिली से बिलोंग करता है, तो फिर उनके साथ वही समस्याएं होती हैं। क्या समस्याएं होती हैं दोस्तों? यदि आपने नहीं पढ़ा हो, यदि पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो बता दूं, आज से प्राचीन काल में 100 से 110 साल, 120 साल, 200 साल पहले जब भी चले जाइए, प्राचीन काल में हिंदू समाज में 4 वर्ण में जातियों को डिवाइड किया गया था। एक थे ब्राह्मण, जिनमें ब्रह्मा के मुख से उनका जन्म हुआ था। दूसरे थे क्षत्रिय, ब्रह्मा भगवान के बाहों से जन्म हुआ था। तीसरे थे वैश्य, जिससे ब्रह्मा भगवान के पेट से उनका जन्म हुआ था। चौथे थे शूद्र, जिनका ब्रह्मा भगवान के पैरों से उनका जन्म हुआ था। ये महार लोग, एससी लोग, यही ब्रह्मा भगवान के पैरों से जन्म लिए थे, ऐसा माना जाता है। और ब्रह्मा भगवान के पैरों से जन्म लिए थे, इसलिए उनका एक ही काम होता था, उपरोक्त जितने भी तीनों श्रेणी के लोग हैं उनका सेवा करना, उनकी गंदगी को साफ करना। ठीक है, ये था बेसिक चीज है। मतलब अम्बेडकर सर के जो जात थी, महार जाति थी, जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते, इससे जुड़ी वो चीजें उनके लाइफ में थी और उनको मरते दम तक ये चीजें उनको सताती रही। और इसी को वो जहाँ गए, दर दर बदर जहाँ भी गए, इसी चीज़ को मिटाना चाहते थे। लेकिन अंततः जितना हो सका उन्होंने मिटाया और हमको एक दुनिया का एक अद्भुत और एक विशाल संविधान दिया। और उस संविधान में उन बातों को समावेशित किया जिन बातों को आज और आप हम पढ़ते हैं। आप यदि आज संविधान नहीं पढ़ रहे हैं, अगर बाय द वे आप आने वाले टाइम में जब संविधान पढ़ेंगे, तो दोस्तों आपको संविधान पढ़ के आपको इतना प्राउड फील होगा, हाँ जिस देश में मैं रह रहा हूँ उस देश का संविधान दुनिया के अन्य संविधानों से इतनी बेहतरीन और इतनी बेटर है, इस संविधान का तुलना किसी देश के संविधान से नहीं कर सकते। इस संविधान में वो प्रत्येक चीजें हैं जो अमेरिका के संविधान में, या इंग्लैंड के संविधान में, या कनाडा के संविधान में, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में, दुनिया की जितनी भी संविधान है उसमें से चीजें ली गई हैं, वो सब देन किसका है? डॉक्टर अम्बेडकर सर का, कहीं ना कहीं उनका देन है। तो आइए उनकी बेसिक से बात करते हैं। महार फैमिली में जन्म लेते हैं और महारों की उस समय स्थिति, शूद्र थे तो उनकी स्थिति काफ़ी डवाडोल थी। उनको समाज में एक निचले तबके और एक हेय दृष्टि से देखा जाता था। काफ़ी उनकी जो उनको देखने का जो लोगों का नज़रिया था काफ़ी नीचे। उनको लगता था वो इंसान ही नहीं है। लोगों को लगता था शूद्र घर में किसी का जन्म लेना वो एक प्रकार का, वो इंसान नहीं, एक प्रकार का जानवर होता है। क्या उनके साथ स्टार्टिंग में, प्रारंभिक समय में, जब वो जूनियर क्लास में पढ़ते थे, एक इंसिडेंट उसी बुक में लिखा था, राजेंद्र महेंद्र भटनागर सर की बुक में ही लिखा था। एक समय की बात है, जब जूनियर क्लास में अम्बेडकर सर पढ़ रहे होते हैं, तो सारे बच्चे श्यामपट्ट के पीछे अपने टिफिन बॉक्स को ला के रखे होते हैं, श्यामपट्ट के पीछे अपने टिफिन बॉक्स को रखे होते हैं। लेकिन एक दिन एक नए शिक्षक का आगमन होता है और नए शिक्षक नहीं जानते अम्बेडकर सर की कास्ट को, तो कहते हैं यहाँ कोई बच्चा ऐसा भी है जो श्यामपट्ट पे आके कुछ चीजें लिख के बच्चों को समझा सके। सारे बच्चे कोई हाथ नहीं उठाता, लेकिन अम्बेडकर सर पीछे एक
क्लास में सबसे पीछे इनको कोने में, एक कोने में बच्चों से सबसे अलग इनको और इनके भाई साहब को पीछे कोने में बैठाया जाता था, एक कोने में सारे बच्चों से अलग। ये हाथ उठाते हैं और कहते हैं सर मैं लिखना चाहता हूँ श्यामपट्ट में। जैसे श्यामपट्ट पे लिखने जाते हैं सारे बच्चे खड़े होकर कहते हैं नहीं सर, नहीं सर। सर कहते क्या बात है? तो बच्चे बताते हैं सर अंबेडकर को नहीं। तो कहते क्या? तो सर अंबेडकर का जो जाति है एक महार जाति से, एक शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आता है। यदि वह श्यामपट्ट पे जाता है, यदि श्यामपट्ट को छू देता है तो श्यामपट्ट के पीछे जितने भी हमारे टिफिन रखे गए हैं उनमें के जो खाना है अपवित्र हो जाएगा और हमको आज भूखे रहना पड़ेगा और हम घर जाएंगे तो मम्मी और पापा से डांट सुनेंगे और हम पे गंगा जल छिड़क कर हमको पवित्र किया जाएगा और हमारे टिफिन को आग में जला के उसको पवित्र किया जाएगा। ऐसी धारणाएं थी और अंबेडकर सर चाह कभी उस श्यामपट्ट पे गए, लेकिन सारे बच्चे वहां से टिफिन अपना लेके साइड कर लेते हैं, वहां पे लिखते हैं। वहां पे लिखने का उनको जितना गर्व होना चाहिए उतना ना होके वहां पे बच्चों द्वारा सुनी बातें इनको चुभ रही थी, जैसे लग रही थी इनको कोई सूली पे चढ़ा रहा है, इतनी उनकी बातें इनको चुभती थी, खटकती थी। ये तो अभी तब बेसिक था, स्टार्टिंग था। और क्या क्या चीजें थी? अछूत, उस जमाने के अछूत आज भी अछूत हैं। अछूत ऊंचे मकान नहीं बना सकते। जी हाँ, वो ऊंचे मकान नहीं बना सकते थे। दूध घी नहीं खा सकते थे, घुटने से नीचे कपड़े नहीं पहन सकते थे, सिर पर बाल नहीं रख सकते थे, सुबह 11 बजे से पहले बाजार नहीं जा सकते थे। जी हाँ, वो छोटे घुटने से नीचे कपड़े नहीं पहन सकते थे, सिर पे बाल नहीं रख सकते थे और उसके साथ साथ घी और दूध नहीं खा सकते थे। ये तो बेसिक चीजें थी। और वे वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, पुराणों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, रास्तों के बीचों बीच नहीं चल सकते थे। यदि बीचों बीच जा रहे हैं तो अपने कमर में एक झाड़ू बांध के घूमेंगे ताकि आगे जाएं तो पीछे से उनके पैरों के निशान मिट जाए झाड़ू से, ताकि उस पे चलने वाला कोई सवर्ण, ताकि ऊंचे वर्ग का व्यक्ति उस पे चले तो अपवित्र न हो। ये चीजें थी। यदि गलती से कोई अछूत या शूद्र किसी रास्ते से जा रहा होता है, अगर कोई पंडित जी मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं तो यदि उस अछूत के कानों में मंत्र का उच्चारण चला जाता था तो पंडित जी का जो मंत्र है वो जो तपस्या वो विफल हो जाता था और उस अछूत को पकड़ के अछूत को या अशूद्र को पकड़ के उसके कानों में गर्म पानी या तेल गर्म करके डाला जाता था। जी हाँ, वे अछूत मंदिर में जाके पूजा नहीं कर सकते थे, अछूत सार्वजनिक तालाब में जाके पानी नहीं पी सकते, अछूत कुएं में जाके पानी नहीं पी सकते थे। यदि अछूत कहीं गवर्नमेंट जॉब कर ही नहीं सकता था, गलती से कोई कर भी रहा है तो उसके लिए अलग पीने का व्यवस्था, अलग अपना लोटा लेके जाएगा, अलग से अपना बर्तन लेके जाएगा, अलग से उसे चेयर लेगा, सारे लोग उसे कट कर देंगे। ऐसा अंबेडकर सर के साथ हुआ है। जी हाँ, इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, आपकी आंखों से आंसू बहते रहेंगे, आप रोक नहीं पाइएगा। एक बार यदि आपको टाइम मिले तो इस बुक को अवश्य पढ़िएगा, आप रोते ही रह जाएंगे। मोटी बुक है थोड़ी, लेकिन मैं आपको बता दूं जब इस बुक को पढ़िएगा तो पूरे अंबेडकर सर के व्यक्तित्व को आपको समझ में आ जाएगा। ये चीजें थी। अब बताइए, किसी बंदे के साथ शुरू से लेके इतना शोषण किया जाए तो क्या बंदा उसके जीवन में कभी खुशी आ पाएगी? ऑफ कोर्स कभी नहीं। जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहे, कांग्रेस से हमेशा लड़ते रहे, गांधी से हमेशा लड़ते रहे। गांधी से और कांग्रेस इनकी बनती ही नहीं थी। क्यों नहीं बनती थी? उनका एक ही मानना था, अशिक्षा एक प्रधान कारण है जिससे व्यक्ति और समाज अंधविश्वास और शोषण की दलदल में फंसता है, लेकिन पहले वह समता और सम्मान से तो जुड़ जाए। कहते अशिक्षा एक लौता मात्र कारण है जिससे इंसान जो है समाज में अंधविश्वास और शोषण की दलदल में फंसता है। यदि किसी इंसान के पास शिक्षा नहीं है तो वही अंधविश्वास और शोषण की दलदल में फंसता है और उस बुरी तरह से फंसता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता है। और लेकिन पहले वह समता और सम्मान से तो जुड़ जाए, फिर अशिक्षा की पहली आंधी से भी लड़ा जाए। यह प्रश्न दूसरे स्तर पर शुरू किया जाएगा। उनका मानना था, गांधी जी और कांग्रेस जो देश की आजादी की बात रट लगाए हैं, मैं मानता हूं आजादी जरूरी है, लेकिन आजादी से पहले हमारे समाज में जो अछूतों के साथ जो निम्न तबके का जो व्यवहार किया जा रहा है उसमें समानता लाई जाए, उसमें समरसता लाई जाए। जब तक वे ऊंचे नहीं उठेंगे तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। यदि आपके पास 5 अंगुलियां हैं तो 5 अंगुलियों का समान वैल्यू है, समान इंपॉर्टेंस है। तो समाज में जितने तबके के लोग रहते हैं सबका अपना समान उनका वर्क है और समान उनकी इंपॉर्टेंस है। तो उनका मानना था, पहले अछूतों को समानता का व्यवहार दीजिए, आप उनको इक्वल मानिए अपने अकॉर्डिंग। जब वो इक्वल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक उनके अंदर शिक्षा की भावना हम भर देंगे और तब जाके हमारा समाज ऊपर चला जाएगा। लेकिन गांधी जी कांग्रेस का ऐसा मानना नहीं था। उनका था, पहले आजादी दो, उसके बाद हम अपने समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों को दूर कर लेंगे और समाज में जो निम्न तबके के लोग हैं हमें उठा लेंगे। इसी पे लेके अंबेडकर और कांग्रेस और गांधी में हमेशा खटकती रहती थी। लेकिन अंबेडकर शांत रहने वाले नहीं थे। उन्होंने इस सारी अज्ञानता और सारी अंधविश्वास और कुरीतियों को और परंपराओं को तोड़ा और उन्होंने बुक का इतना ज्यादा अध्ययन किया। उनके पढ़ने और ज्ञान पढ़कर
मात्र उनके पास एक ही रास्ता था, बस शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ही वो बड़े और सवर्ण लोगों का वो मुकाबला कर सकते थे। और उन्होंने पढ़ा, और इतना पढ़ा अपने टाइम में, अपने समय में एशिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसानों में उनकी गिनती होती थी। वह एक ना ही लॉयर थे, स्कॉलर थे और इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे। जितनी भी मैं आपके सामने डिग्री रख दूं, सारी डिग्री उनके सामने फेल है। एशिया के सबसे अधिक पढ़ने वाला व्यक्ति अपने टाइम में थे। आप सोच सकते हैं। एक वाक्य हमें और याद आता है। एक ब्रिटिश पत्रकार होते हैं, एक बार आते हैं भारत में घूमने के लिए, तो वो सोचते हैं क्यों ना भारत के जो बड़े बड़े महान जो नेता हैं उनसे इंटरव्यू लिया जाए, खासकर उन नेता से जो एक समाज के, एक तबके के, एक वर्ग का वो क्या नेतृत्व कर रहा है। तो गांधी जी के पास जाते हैं, तो गांधी जी से कहते हैं सर मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। गांधी जी कहते हैं जी मेरे घर आइए 9 बजे रात में आइए, मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। फिर जिन्ना के पास जाते हैं, जिन्ना भी कहते हैं हाँ 10 के आसपास आइए, 10 बजे रात को आइए, मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। और फिर जाते हैं अंबेडकर सर के पास, तो अंबेडकर सर भी कहते हैं हाँ मेरे पास जब भी मन करे, आपको जब भी टाइम मिले तो आप आके हमारा इंटरव्यू ले सकते हैं। वो पत्रकार 9 बजे रात को जाता है गांधी जी के पास, गांधी जी सो गए होते हैं, गांधी जी सो गए होते हैं। लेकिन फिर पत्रकार जिन्ना सर के पास जाता है, जिन्ना भी सो गए होते हैं। लेकिन अंबेडकर सर के पास जाते जाते काफी लेट हो गया होता है, रात के 12-2 बजे के अप्रॉक्स में टाइम हुआ होता है। और अंबेडकर सर यकीन मानिए 12 और 2 बजे के बीच में पूरे कोट पैंट टाई बेल्ट बाकायदे पहने हुए थे और अपने चेयर और टेबल पर बैठ के पुस्तकों का अध्ययन कर रहे होते हैं। ये पत्रकार शौक रहता है सर, भारत के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, महान नेता, दिग्गज नेता, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, वे लोग सो रहे हैं और आप रात के 2 बजे जग रहे हैं, क्या कोई माजरा है? तो कहते हैं देखिए सर, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना इसलिए जगे हैं, इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज अभी जगा, उनका समाज जग गया है। यानी स्वर्ण या मुस्लिम कैटेगरी के लोग जग चुके थे, यानी वो अपने राजनीतिक अधिकार और उनकी समानता काफी मिली हुई थी, तो उनको लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, उनका समाज जगा हुआ था। लेकिन अंबेडकर सर कहते हैं मेरा समाज अभी सो रहा है, इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। यही मेरे लिए बहुत दुख की बात है। और मरते दम तक अपने समाज को उन्होंने जागृत करने का प्रत्येक जितना संभव से संभव प्रयास हो सका था उन्होंने किया था। लेकिन फिर भी उनके समाज के लोग जितना सुधर सके सुधरे, लेकिन जब अंततः उनको लगा वो नहीं सुधार पाएंगे तो आगे हम बात करेंगे। उन्होंने इसी सब चीज को दूर करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं, अपने वकालत की पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, इकोनॉमिक्स की कंप्लीट करने के लिए चीजें जाते हैं कोलंबिया में। 20-20 घंटे पढ़ते थे वे, 2 चपाती, 1 मीट का टुकड़ा और काफी के 1 कप से वो अपनी क्षुधा बुझा लिया करते थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय के पुस्तकालय सुबह से लेकर उस समय तक बने रहते थे जब तक वह बंद नहीं हो जाता था। भीमराव अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में एकमात्र ऐसे छात्र थे, जब से वो लाइब्रेरी खुलता था और जब तक बंद न होता था तब तक भीमराव अम्बेडकर टिके रहते थे, हिम्मत नहीं हारते थे और जबरदस्त अध्ययन करते थे। रोटी क्या 2 चपाती और 1 मीट के टुकड़े से पूरे दिन पूरे रात तक वो अपना उनका डिनर और लंच, उनका ब्रेकफास्ट सब वही होता था। सिर्फ पढ़ना चाहते थे, सिर्फ पढ़ना चाहते, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहते थे। जब भी उनको नींद आता, जब भी उनको टाइम मिलता अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने का, एंजॉय करने का, तब ये चीज़ें उनको याद आ जाती। जो अछूत मकान नहीं बना सकते, अछूत घुटनों से नीचे कपड़े नहीं पहन सकते, अछूत बाल नहीं रह सकते, अछूत अध्ययन नहीं कर सकते, अछूत तालाब में पानी नहीं पी सकते, अछूत मंदिर में एंटर नहीं कर सकते, अछूत लोग का समान व्यवहार क्यों नहीं मिल रहा है? वो भी तो हिंदू हैं, हिंदू ही हैं, लेकिन हिंदुओं से इतना अलग क्यों? लोग इतने निम्न तबके और इतने नीचे दर्जे का हमें क्यों समझते? हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो मनुष्य भगवान ने ही बनाया, लेकिन हम भी तो मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य जैसा हमारे साथ वर्ताव क्यों नहीं किया जा रहा है? ये चीजें बार बार उनके दिमाग में खटकती थी और वो उनको सोने नहीं देती थी। जब आपके पास बहुत कोई स्ट्रांग रीजन होता है, कोई तगड़ा आपके पास कारण होता है कुछ जीवन में करने का, वो कारण आपको जीवन में बहुत आगे ले जाता है, चाहे कुछ भी हो। अगर आपके पीछे कुछ बनना चाहते हैं, उस बनने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है जो आपको बार बार स्ट्राइक करता है, माइंड में आपको हिट करता है, नहीं भाई तुमको तो ये काम करना है। वो उस टाइप का इनका ये जो मोटिवेशन था उनको मिलता था। और यकीन मानिए अपने डेथ से पहले उन्होंने इतनी ज़्यादा बुकों का अध्ययन किया था, इतनी ज़्यादा बुकों का अध्ययन किया था, वही उनके बुक उनकी पूरी संपत्ति और नेम और फेम थी। आज तक उनके इतना बुक का शायद ही कोई अध्ययन अपने इंडिया में किया होगा। और आज भी कुछ लोग उनको हे दृष्टि से देखते हैं भीमराव अम्बेडकर साहब को। ऐसा नहीं है, महान मानो, महामानो, सुपर मानो, जितने मैं शब्द बोलूं वो शब्द कम पड़ जाएंगे। यदि यकीन नहीं होता है तो उनके लाइफ से रिलेटेड, उनके थ्योरी से रिलेटेड इतनी बुक्स लिखे हैं, बोल तो रहा हूं जितनी उनको उपाधियां देंगे आप कम है। सारी बुक यदि आप पढ़ेंगे, 1-2 ही पढ़ेंगे तो आप उनके व्यक्तित्व को समझ जाएंगे, हमें समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर कहते हैं
सबसे ज्यादा वो फोकस किस पे करते हैं? अशिक्षा एक प्रधान कारण है जिससे व्यक्ति और समाज अंधविश्वास और शोषण की दलदल में फंसता है। जब तक हमारे पास अज्ञानता रहेगा, अशिक्षा रहेगा, हम दलदल और शोषण के रास्ते में हमेशा फंसते रहेंगे। हमको लोग फंसाते जाएंगे। क्यों? हमसे जितने भी थोड़ा पढ़े लिखे लोग रहेंगे हमको अपने झांसे में ले लेंगे। हमको भी लगा वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, हमसे ज़्यादा पढ़ा है, जानता है, हम उसके झांसे में आ जाएंगे। लेकिन जब तक हम शिक्षा को प्राप्त न कर ले, एक प्रबुद्ध और एक विजडम वाले मानव न बन जाए, तब तक हमारा शोषण होता ही रहेगा। और उनका यही मानना था। और फाइनली जब 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो हमारे देश का संविधान बनाने के लिए पहले जो कैबिनेट मिशन पहले आ चुकी थी, तो उसमें हमारे देश का संविधान बनाने के लिए जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था, उस प्रारूप समिति के कोई चेयरमैन था, कोई हेडमैन थे, कोई अध्यक्ष कोई था, तो भीमराव अम्बेडकर सर को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। एक समय की बात है, कोई कारणवश महात्मा गांधी सर को मिलने का अवसर हुआ था अम्बेडकर सर के घर। तो अम्बेडकर सर के घर गए थे, तो अम्बेडकर सर अध्ययन कर रहे होते। तो अम्बेडकर सर का उनका जो सेक्रेटरी था, कहता है सर आपसे महात्मा गांधी सर मिलना है। कहते थे जाके बोल दो गांधी जी को, अम्बेडकर जी का टाइम 10 से लेकर 2 बजे तक पढ़ने का होता है, बीच में कोई भी आ जाए, दुनिया कितना बड़ा तुर्रम खाई क्यों न हो, वो नहीं मिलते, अपने अध्ययन को पूरा करने के बाद ही मिलते हैं। तो जाके उनको बोलते और बोलते हैं जाके बोल देना, जब तक वो खड़े हैं, जब तक उनके पास स्पेयर टाइम है, खाली समय है, मेरे लाइब्रेरी में जाके बुकों का अध्ययन करें। ठीक है? जाके उनका जो सेक्रेटरी होते हैं गांधी जी को बोलते हैं, और गांधी जी जाते हैं तो इतनी ज़्यादा बुक देखते हैं, और दुनिया के प्रत्येक संविधान, प्रत्येक समाजशास्त्र, प्रत्येक भूगोल और प्रत्येक इकोनॉमिस्ट, सारे बड़े बड़े उस समय जितने भी साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े जितने भी अर्थशास्त्री थे, बड़े बड़े जितने भी स्कॉलर थे, प्रोफेसर थे, सबकी बुक उनके लाइब्रेरी में था। गांधी जी सरप्राइज थे, ये इंसान इतना ज़्यादा ज्ञानी है, मुझे तो मालूम ही नहीं। और गांधी जी उसी समय सोच लेते हैं जब संविधान बनेगा तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल मैं इनको चाहूँगा। और आपको ये जान के भी ताज्जुब होगा, जब देश का संविधान जब बन गया, देश आज़ाद हुआ, तो पहले कानून मंत्री, विधि मंत्री अम्बेडकर सर को ही बनाया गया था। यकीन मानिए दोस्त, जब भी आपको टाइम मिले अम्बेडकर सर को पढ़िए, और जब आप बड़े होंगे, जब संविधान अपना पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा हमारा संविधान कितना अद्भुत है। कैसे आपातकालीन इमरजेंसी काल में हमारा संविधान कैसे सबको एक कर लेता है, और कैसे शांति काल में हमारे संविधान सबको बचा के रखता है, सबको बांट के, सबके शक्तियों को बांट के रखता है। अद्भुत है। संविधान में फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। ये कौन जानेगा? जो संविधान पढ़ेगा वो जानेगा। तब जाके भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को, पटेल जी के व्यक्तित्व को, गांधी जी के व्यक्तित्व को, केटी तैलंग के सारे लोगों के व्यक्तित्व को समझ पाएगा। वैसे लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो यही है आज जो 14 अप्रैल 1891 में अम्बेडकर सर का जन्म हुआ था, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये वीडियो प्रोवाइड किया था। और आई होप आपको अच्छा लगा हो, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे पसंद करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। कितना वैल्यू है?